गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। निजा फाजली की एक बहुत फेमस शेर है, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। और सही बात है, ज़िंदगी का वास्तविक अनुभव किताब को हटा के ही होता है। देखो, मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कीजिए, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए, पूरा कूल रह कर पढ़ाई कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको टेंशन हो तो किसी पर्टिकुलर जगह को एक्सप्लोर किया कीजिए, कहीं चले जाइए घूमने के लिए। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो उसको देखने के लिए चले जाइए, कोई साइंस का जगह है तो उसको देखने के लिए चले जाइए। मुझे याद है कि देहरादून का एक जगह है कालसी। कालसी बहुत फेमस जगह है देहरादून में। हालांकि उतना फेमस अभी नहीं है, लेकिन ये फेमस क्यों है? क्योंकि कालसी में एक अभिलेख मिला है अशोक का। अशोक का कालसी अभिलेख बहुत फेमस अभिलेख है और अशोक का ये 13वां अभिलेख है। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। तो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख, अशोक का 13वां अभिलेख कालसी अभिलेख है। जिस समय मैं इसे विजिट किया था उस समय मुझे इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता था, लेकिन आज मुझे कालसी अभिलेख का इंपॉर्टेंस पता है कि अशोक का 13वां अभिलेख है और अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख था। और साथ ही साथ इसी अभिलेख से, 13वां अभिलेख से ही हमें दक्षिण में जो है अशोक के विजय अभियान की भी जानकारी मिलती है। तो सोचो, एक समय मैंने एक्सप्लोर किया था, इसे घूमा था और ऐसे मज़े मज़े के लिए घूम लिया था, लेकिन आज मुझे इसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। तो इसी तरह से घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ों को घूमना चाहिए। इसी तरह से मैं एक बार किसी IAS का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक शादी में जा रहा था, मेरी मेंस की एग्ज़ाम था और उससे जस्ट कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त की शादी थी। मैं उस दोस्त की शादी में गया था और शादी में डांस कर रहा था। उसी समय में जो है मुझे एक आइडिया सूझा कि किस तरह से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह से ध्वनि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड पॉल्यूशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आइडिया मुझे शादी में डांस करते करते आया और जिसको एग्ज़ाम में, मेंस में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मैंने इसको पुटअप किया था। तो इसलिए एक्सप्लोर करना चाहिए, मज़े में लीजिए पढ़ाई करने में, एंजॉय कीजिए पढ़ाई करने में, ठीक है, कूल रह के पढ़ाई कीजिए। चलिए, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज एनालिसिस करते हैं। देखो, आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर का दिन फेमस क्यों है? ये दिन फेमस है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। रामानुज का जो है जन्मदिवस आज ही था, इसलिए 22 दिसंबर को उनके जन्मदिवस के अवसर पे आज नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। चुनाव सुधारों को संसद की हरी झंडी। देखो, चुनाव सुधार को लेकर के मैं एक डिटेल से डिस्कस कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। चूँकि इसको लेकर के एडिटोरियल भी है, मुझे आपके साथ ऐसे भी डिस्कस करना है। सबसे पहले चुनाव सुधारों को लेकर के जो समिति बनी है, वो समिति पे हम डिस्कस करते हैं। 3 या 4 समिति बस याद रख लेना, 4 समिति को मैं डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं। एक तो तारकुंडे समिति बनी थी, दूसरा बना था दिनेश गोस्वामी समिति, तीसरा बना था आपको बोहरा समिति 1993, और उसके बाद एक विधि आयोग की रिपोर्ट या इंद्रजीत गुप्ता समिति भी याद रख लेना और विधि आयोग की रिपोर्ट याद रख लेना। तो 5 समिति का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति पूरी तरह से इलेक्शन रिफॉर्म्स में नहीं था, बोहरा समिति का कुछ और पर्सपेक्टिव था। लेकिन जो है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये तीनों ही बेसिकली चुनाव रिफॉर्म्स पे ही था, और साथ ही साथ विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट। तो ये 4 चीज़ याद रख लेना जो कहीं ना कहीं संबंधित है आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स से। इन्होंने बहुत ही पर्सपेक्टिव में अपना इलेक्शन रिफॉर्म्स का एजेंडा सरकार के सामने में रखा था और अपना कई सारा सुझाव दिया था इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के। अब इन्हीं के सुझाव के आधार पर कई सारे हमारे देश में रिफॉर्म्स हुए हैं इलेक्शन को लेकर के। सबसे पहला रिफॉर्म्स ये हुआ कि मतदान की आयु कम की गई है। मतदान की आयु पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी की सरकार में आर्टिकल 326 में, देखो ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में मैं देखा हूँ कई बार पूछा और स्टेट पीसीएस में पूछा है और कई सारे बच्चे इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आर्टिकल 324 और 326 में क्या अंतर है? तो 326 में मताधिकार का प्रयोग करना है, यानी मत दे सकते हैं आप, लेकिन 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। चुनाव आयोग का प्रोविजन आर्टिकल 324 में है और 326 में क्या है? मताधिकार का प्रयोग है। तो 61 संविधान संशोधन 1989 के तहत
जो मतदाता है उसकी उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। राजीव गांधी के समय में ये हुआ था। अब चुनाव कार्य में जितने भी अधिकारी लगे हैं, कर्मचारी लगे हैं, चुनाव आयोग का अपना कोई कर्मचारी नहीं होता है, चुनाव आयोग का अपना कोई अधिकारी नहीं होता, लेकिन इलेक्शन के समय में जो भी चुनाव कार्य में लगे होते हैं वो बेसिकली चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति माना जाता है। जैसे डीएम जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में काम करता है। डीएम जब चुनाव होता है, आचार संहिता की घोषणा हो जाती है, तो डीएम का ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को छोड़ करके डीएम का ट्रांसफर उस समय में नहीं कर सकता राज्य सरकार, या केंद्र सरकार भी नहीं कर सकता। तो उस समय में ये चुनाव आयोग के अधिकारी हो जाते हैं। डीएम उस समय में डीएम नहीं रहता, डीएम उस समय में चुनाव आयोग के अधिकारी हो जाते हैं। डीएम उस समय में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। ईवीएम का इस्तेमाल जो है हमारे देश में इस समय में चल रहा था। एक समय में बूथ कैप्चरिंग चल रहा था। बूथ कैप्चरिंग जैसे बिहार में बेगूसराय पहला ऐसा जिला था जहां बूथ कैप्चरिंग हुआ था। तो बूथ कैप्चरिंग में जो है से बचने के लिए ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ था, और 1999 में गोवा विधानसभा में पहली बार पूरे राज्य में ईवीएम को शुरू किया गया था। हालांकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि ईवीएम को 2 कंपनी बनाता है। एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद, ये दोनों मिलकर बनाती हैं। एग्जिट पोल पे प्रतिबंध, जब तक मतदान समाप्त नहीं होगा उसके आधे घंटे तक आप एग्जिट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे आपको 2 वर्ष की जेल हो सकती है। इसलिए आप देखोगे आज तक में या किसी भी न्यूज़ चैनल में देखना, चुनाव समाप्त होने के कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद एग्जिट पोल शुरू होता है। चुनावी खर्च पे सीलिंग लोकसभा के लिए 70 लाख रुपए था, वहीं छोटे राज्य के लिए 28 लाख था। लोकसभा के लिए 70 लाख कर दिया गया था, वहीं छोटे राज्य में यह सीमा 28 लाख था, और जिसे बढ़ा करके अभी 10% बढ़ा दिया गया। जैसे लोकसभा में क्या था कि 70 लाख रुपए था, और छोटे राज्य जो है उसमें जो है 28 लाख रुपए आप खर्च कर सकते थे लोकसभा चुनाव में। इसको 10% बढ़ा दिया गया है। अब ये 77 लाख रुपया हो गया, और ये हो गया 30.8 लाख हो गया जो आप खर्च कर सकते हैं। तो एक तरह से सीलिंग फिक्स किया गया है कि इससे ज़्यादा एक कोई भी उम्मीदवार जो है इलेक्शन में ज़्यादा नहीं कर पाएगा। पोस्टल बैलेट से मतदान, पोस्टल से मतदान किसके लिए है? पोस्टल से मतदान उसके लिए है जो बाहर रहते हैं। सियाचिन में हमारे कोई सैनिक रहते हैं तो वो पोस्टल से मतदान कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी सेना के नौजवान या जवान जो है मान लो कश्मीर में तैनात हैं, चुनाव होने वाला है बिहार में, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें व्यवस्था दी जाती है कि कश्मीर में ही वो बैलेट से मतदान कर सकते हैं। और उसका बैलेट भी आता है, बैलेट आता है, उसका काउंट होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। जागरूकता और प्रसार, युवा मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 20,000 रुपये से अधिक की राजनीतिक चंदा मिलता है तो ऐसे कंडीशन में आपको चुनाव आयोग को जानकारी दिया जाएगा। और अब तो चुनावी बॉन्ड सरकार लेकर आ गई है, तो ये भी इलेक्शन रिफॉर्म्स का पार्ट है। उसके बाद नोटा का प्रयोग 27 सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार नोटा को शामिल किया गया। नोटा, आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा पे वोट दे सकते हैं। नोटा मतलब नन ऑफ दिस या नन ऑफ द एबव। तकनीक का प्रयोग अब चुनाव आयोग भी कर रही है। तकनीक के प्रयोग के तहत जीपीएस के तहत मतदान केंद्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। दूसरा ये हो रहा है कि आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में ई सिविल करके ऐप जो है चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। अगर कोई आपको परेशानी हो रही है या कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग का उल्लंघन कर रहा है तो आप ई सिविल पर जाकर के कंप्लेन दाखिल कर सकते हैं। चुनाव सुधार संशोधन अधिनियम 2021, ये जो न्यूज है ये बेसिकली इसी से संबंधित है। चुनाव सुधार संशोधन अधिनियम 2021 को आधार और मतदाता से जोड़ा जा रहा है। इसका कई सारे पर्सपेक्टिव है। फर्जी वोटर जो है वो इससे रिड्यूस हो पाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। देखो, फर्जी वोटर सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में दिखेगा। बांग्लादेश से जो लोग आ चुके हैं वो भारत के सीमा में बस चुके हैं,
तो उसमें मैक्सिमम लोग फर्जी वोटर हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनकी पहचान सुनिश्चित हो पाएगी। इसके लिए भी हमें ज़रूरत है कि हम आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ें, और इसके लिए चुनाव सुधार संशोधन अधिनियम 2021 आया। हालांकि ये अधिनियम नहीं हुआ अभी तक। अधिनियम तब होता है, अभी तक ये विधेयक की स्थिति में है। लोकसभा से पास हो, राज्यसभा से पास हो और राष्ट्रपति फाइनली साइन कर ले तब ये अधिनियम होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये अधिनियम हो जाएगा क्योंकि संसद से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति का साइन भी मोस्ट प्रोबेबली इस पर हो जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्शन रिफॉर्म्स। इसको लेकर के न्यूज़ एक एडिटोरियल भी दिया हुआ है, और एडिटोरियल और इस न्यूज़ को कंबाइन करके मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बेटियों को बेटों जैसे अधिकार देने पर तकलीफ क्यों? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हुए ऐसा बोला है। अच्छी बात है। इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इम्पॉर्टेंट ये है कि महिला सशक्तिकरण पे आपके पास एक कॉन्साइज नोट होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण टॉपिक आपको कई जगह हेल्प करेगा। यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में हर जगह हेल्प करता है। मसलन जीएस पेपर, यूपीएससी की बात करूँ तो जीएस पेपर 1 में आपको हेल्प करेगा, जीएस पेपर 2 में आपको हेल्प करेगा, इसी तरह से जीएस पेपर 4 एथिक्स में आपको हेल्प करेगा, एसए में आपको हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक जो है सदाबहार टॉपिक है, ये हर जगह आता है। अब आपको करना क्या, जब आप नोट बना रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे, तो आपको जो बस एक पॉइंट ऐड कर लेना है, और ये पॉइंट आपको ये ऐड करना है कि जो इस न्यूज़ में चर्चा है। देखो, महिला सशक्तिकरण पे मैं डिस्कस आज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पिछले कुछ दिन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया 2 पॉइंट, सरकार के महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या प्रयास रहे हैं, तो इस पॉइंट को आप जरूर इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण सम्मेलन प्रयागराज में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 1230 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर महिला हेतु खर्च किए गए या आत्मनिर्भर महिला हेतु दिए गए। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पाँचवा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हो रहा है, उसमें 1000 पुरुष पे 1020 महिला आई है, जो निश्चित तौर पे लिंग अनुपात को लेकर के देश में अच्छा काम हो रहा है, उसका द्योतक है। बहरहाल इस टॉपिक पे आपके पास एक कॉन्क्रीट नोट जरूर होना चाहिए। देखो, ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से हो रहा है, और ये आज की बात नहीं है, ये समस्या आज का नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है। आप किसी भी धर्म को कन्वर्ट कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, ईसाई में कन्वर्ट हो गए तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आपको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, लोभ के आधार पर करवाया जा रहा है, प्रलोभन के आधार पर करवाया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत है। आपको याद होगा कि 1813 के अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1813 भारत परिषद अधिनियम 1813 जो आया था, उस अधिनियम द्वारा क्या प्रोविज़न किया गया था? उस अधिनियम के द्वारा ईसाई मशीनरों की जो है मशीनरी जो है ईसाई मिशनरी को भारत में निमंत्रित किया गया था या भारत में आने की छूट दी गई थी। अच्छा, ये ईसाई मिशनरी आज भी भारत में व्याप्त है। जो 1813 के एक्ट के द्वारा इंडिया आया था वो आज भी भारत में व्याप्त है, और कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि जो आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे एसटी समुदाय का लोग हैं, ऐसे कंडीशन में उसको प्रलोभन दे करके वो लोग कन्वर्ट करवाते हैं ईसाई धर्म में। तो ये घटना अभी हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, और मैक्सिमम आदिवासी एरिया में आप देखोगे कि ईसाई मिशनरी आज भी काम कर रही है, और आज भी वो हिंदू लोग, हिंदू में भी खास करके गरीब हिंदू है, मुस्लिम में भी जो गरीब मुस्लिम है, उसको कन्वर्ट करवाते हैं अपने धर्म में। तो निश्चित तौर पर ये अनुचित है, ये गलत है। देखो, यहाँ से बस आपको ये याद रख लेना है कि गाँव की सेहत सुधारने के लिए 399 करोड़ रुपए की संजीवनी योजना। तो बस आपको ये याद रख लेना है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए किस सरकार ने संजीवनी योजना की शुरुआत किया है। तो दिल्ली सरकार ने रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत किया। ओके, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना। देखो, साइबर अपराध को लेकर के भी एक कॉन्क्रीट नोट आपके पास होना चाहिए। साइबर अपराध का
जो है एक सम्मेलन हुआ बेसिकली साइबर अपराध खतरा चुनौती और प्रतिक्रिया को लेकर के। हमारे देश के होम मिनिस्टर अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि साइबर अपराध को निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बावजूद इसको साइबर अपराध को रोकने के लिए हमारे पास कोई कॉन्क्रीट कानून की कमी है। मैं लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास जो आईटी एक्ट था, जो 2001 में आईटी एक्ट आया था, सोचो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये 2000 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा आज भी हम साइबर सिक्योरिटी को देश में हैंडल करते हैं। तो सोचो आज से 21 वर्ष पहले कंप्यूटर का इतना थ्रेट नहीं था, हमारे देश में इतना कंप्यूटर अटैक नहीं होता था, या कंप्यूटर इतना था ही नहीं। इनफैक्ट क्या आईटी रिफॉर्म्स जो है 2000 में था? बिल्कुल नहीं था। तो इतना नहीं था जितना आज हमारे देश में आईटी है, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग आगे हैं, आज कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारा देश विश्व में नाम कमा रहा है, वो आज से 21 वर्ष पहले नहीं था। तो 21 वर्ष की कानून आज कैसे प्रासंगिक हो सकती है? तो ये लगातार क्वेश्चन मैं भी रेज करता हूँ और यही रिपोर्ट दिया था BN श्रीकृष्णा समिति ने कि देश में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के आपको काम करने की ज़रूरत है, सरकार को काम करने की ज़रूरत है। एक अलग से उसके लिए क्या मैं बोलूँ, एक अलग से कानून बनाने की ज़रूरत है और एक अलग से संगठन बनाने की ज़रूरत है। देखो, मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के डिस्कस बिल्कुल नहीं करना आज, बस एक डिस्कस करना मुझे आपके साथ, और वो यह है CERT-IN। CERT-IN क्या है? CERT-IN है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT-IN बोलते हैं इसे, CERT-IN। इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत किया गया था और ये नोडल एजेंसी है टू डील विथ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग, फिशिंग या अन्य जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट देश में होता है उसको रोकने के लिए एक नोडल एजेंसी है CERT-IN। जैसे बैंकिंग के लिए नोडल एजेंसी क्या है? RBI है। इसी तरह से अगर आप देखोगे डिवेंचर के लिए, बॉन्ड के लिए नोडल एजेंसी क्या है? शेयर के लिए नोडल एजेंसी क्या है? तो सेबी है। इसी तरह से ये जो नोडल एजेंसी है, ये नोडल एजेंसी है कि हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के नोडल एजेंसी है, वो है CERT-IN। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के CERT-IN बेसिकली देश में एक्शन लेने का काम करता है। 2004 में इसकी स्थापना हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये बेसिकली काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई घटनाओं के संदर्भ में कार्रवाई करना, कमजोरियों के विषय में रिपोर्ट करना, देश भर में IT सुरक्षा को लेकर के प्रभावी कार्य करना, बेसिकली इसका काम है। बिजली सेक्टर को लग रहा है डिस्कॉम के 1.5 लाख करोड़ के कर्ज का झटका। डिस्कॉम बेसिकली जो है बिजली वितरण कंपनी, देखो बिजली प्रोड्यूसिंग कंपनी होता है और एक बिजली वितरण कंपनी होता है। तो बिजली प्रोड्यूसिंग कंपनी क्या है? जैसे NTPC हो गया बिजली प्रोड्यूसिंग कंपनी। डिस्कॉम क्या है? NTPC ने बिजली प्रोड्यूस किया, उसको लोगों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो बेसिकली होता है डिस्कॉम का। और कई सारी जगह मैं देखता हूँ कि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल को प्रॉपर वे में दिया नहीं जाता है। तो ऐसे कंडीशन में डिस्कॉम को लगातार झटका लगता है, डिस्कॉम को घाटा होता है। डिस्कॉम का काम इलेक्ट्रिसिटी का वितरण करना, बिजली का वितरण करना, लेकिन ये घाटे में चल रहा है और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज डिस्कॉम पे है। देखो ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, मैं लगातार डिस्कस करता हूँ क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, चर्चा होती है, डिस्कस भी करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स दायरे में लाने की घोषणा आम बजट पे संभव। क्रिप्टो करेंसी पर लेकर के सरकार क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, इसको लेकर के ऑलरेडी समिति बनी हुई है संसद में, संसद इसको लेकर के लगातार डिस्कस कर रहा है। जयंत सिन्हा समिति इसको लेकर के डिस्कस कर रही है और अभी इसकी क्या घोषणा होगी देखते हैं, बजट में क्या चर्चा होगी। लेकिन इस न्यूज़ पे भी नॉर्मली हम लोगों की नज़र होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता क्रिप्टो करेंसी को रोका जा सकता, फ्रेंकली मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो चीज़ मान लो कंप्यूटर से रिलेट होता है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ अभी कई सारा न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि कई सारा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो फ्रेंकली सरकार इसको रोक नहीं सकती है। तो सरकार जब इसको रोकेंगी नहीं तो सरकार इसको किस तरह से रेगुलेट करेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कुछ दिन पहले मैं एक भारती सिंह का एक शो देख रहा था, आप लोग देखते होंगे वैसे भारती सिंह का शो यूट्यूब चैनल पे आता है। तो भारती सिंह का जो शो है उसको स्पॉन्सर कर रहा था कोई क्रिप्टो करेंसी कंपनी। रणवीर सिंह को मैं देख रहा था कि रणवीर सिंह का प्रचार आ रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, मात्र 100 रुपये लगाइए क्रिप्टो करेंसी में।
तो आप सोचो कि क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से सरकार रेगुलेट करेगी। निरंकुश होते चीन को चुनौती, इसको आप लोग पढ़ लेना। और इंडिया चाइना, इसको देखो, इंडिया चाइना पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। भारत चीन संबंध, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव संबंध है, क्या नेगेटिव संबंध है, कहाँ दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कहाँ दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हैं। उसी पॉइंट पे इसमें कुछ न्यूज़ दिया हुआ है डिटेल से। चूँकि मैंने वीडियो बना दिया था इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, चूँकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है इसमें। बाकी इसको पढ़ लेना, जानकारी के लिए उसको पढ़ सकते हैं आप लोग। और डिटेल से जानकारी चाहिए तो हमारा वीडियो देख लेना आप लोग। ऑलरेडी डिस्कस हमने कर दिया है फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसको भी मैंने कंबाइन करके डिस्कस किया था। इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग फिर से। देखो, ब्रह्मोस जो है बेसिकली दो नदी के नाम पे है। एक तो ब्रह्मपुत्रा नदी है जो भारत की नदी है, दूसरा नदी है ओस्कवा। ओस्कवा नदी है रूस की नदी। तो ब्रह्मपुत्रा और ओस्कवा के नाम से ब्रह्मोस पड़ा है, जो रूस और भारत दोनों मिलकर बनाया है। इस न्यूज़ में चर्चा क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल और साथ ही साथ DRDO का लैब कहाँ स्थापित हो रहा है, वो लैब स्थापित होगा एक लखनऊ में। तो लखनऊ में DRDO का लैब स्थापित होगा जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की भी निर्माण किया जा सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल से याद रख लेना, फिलीपींस पहला ऐसा देश बन रहा है जिसके साथ हमने समझौता किया है कि हम भविष्य में उसे ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। तो भारत निश्चित रूप में कल के डेट में अगर हमें निर्यात करना, हमें डिफेंस का निर्यात करना है, तो ऐसे कंडीशन में ब्रह्मोस को और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। या ब्रह्मोस निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक अच्छा मिसाइल सिस्टम है जो विश्व के बहुत सारे देश इसकी मांग कर रहे हैं। फिलीपींस इसकी मांग कर रहा है, फिलीपींस के साथ हमने समझौता किया है। इंडोनेशिया को ये चाहिए, वियतनाम को ये चाहिए और ब्राज़ील को ये चाहिए। तो निश्चित तौर पे इन देशों के साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं, इन देशों को हम दे सकते हैं। तो हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट में एक अच्छा, कह सकते हो एक अच्छा प्रतीक होगा, या एक अच्छी बात होगी कि हम ब्रह्मोस का अधिक से अधिक निर्माण करें और अधिक से अधिक इसके साथ निर्यात करें। देखो, इसमें कुछ खास नहीं है। डुरंड रेखा आप लोगों को पता है, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन जब पाकिस्तान का डिवीजन हो गया तो डुरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तालिबान डुरंड रेखा को एक्सेप्ट नहीं करता है, तालिबान जो है डुरंड रेखा को नहीं मानता है। तो पाकिस्तान जो है एक चुनौती है पाकिस्तान के लिए कि तालिबान के साथ अगर वो बातचीत कर रहा है तो वो डुरंड लाइन को लेकर के भी बातचीत करें। चलो, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।